नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी साहित्य की। हिंदी साहित्य में आने वाला जो विषय है वो है आदिकाल। पूर्व में हम एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने काल विभाजन का पूरा आपको बताया था। आज के इस वीडियो में आदिकाल की पर्याप्त जानकारी लेंगे, नामकरण और साहित्यिक विशेषताएं। इसी वीडियो में आप ड्यूरेशन अभी देख पा रहे होंगे, इतनी लंबी ड्यूरेशन हमने कवर की है, केवल 2 विषय, इसीलिए भाग 1 है। मेरे अनुसार एक और भाग बनाना पड़ेगा। हाँ, दूसरे भाग में आदिकाल कंप्लीट होगा। पर्याप्त जानकारी लेंगे। सबसे पहले परिचय के बारे में जान लेते हैं। देखिए, आदिकाल हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभिक चरण है अथवा एक प्रथम काल है काल विभाजन में, जिसका समय 10वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक माना जाता है। मतलब 1050 से लेकर के विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1375 तक माना जाता है। सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात भारतवर्ष में केंद्रीयता की भावना लुप्त हो चुकी थी। केंद्रीयता है ना, वो नहीं थी और छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो चुका था भारत। और इन छोटे छोटे राज्यों के राजा ज़रा सी बातों में आपस में युद्ध करते थे और दूसरी तरफ देश को बाहरी आक्रांताओं के निरंतर आक्रमण हो रहे थे। देश का वातावरण भारी हलचल और अशांति से भरा हुआ था। ये है हमारी जो राजनीतिक स्थिति है वो। इस स्थिति के बीच में हिंदी साहित्य में एक नई शुरुआत हुई, है ना। युद्धों की वजह से वीरगाथा काल, चारण काल, ये सब है। नामकरण की भी बात करेंगे अगली स्लाइड में, मगर हिंदी साहित्य की शुरुआत आदिकाल से ही देखने को मिलती है। क्या साहित्यिक विशेषताएं रही, नामकरण कैसा रहा, वो जान लेते हैं। अब तो नामकरण की बात अब हम करते हैं। देखिए, आदिकाल हिंदी साहित्य के इतिहास में सदा से विद्वानों के बीच एक विवाद का विषय बना रहा, शुरुआत से ही, है ना। आदिकाल को लेकर इतिहासकारों व विद्वानों के मध्य पर्याप्त मतभेद मिलते हैं। सबसे मुख्य कारण था ग्रंथ अप्राप्य है ना। जो ग्रंथ है वो अप्राप्य है और कुछ रचनाओं पर अप्रामाणिकता का सवाल लगा हुआ है। वहीं कुछ ग्रंथ जो हैं वो ऐतिहासिक सामंजस्य का अभाव है, जिस कारण किसी का कुछ मत होता है, किसी का कुछ, और ये मतभेद की स्थिति निरंतर बनी रहती है। साथ ही इस युग में धार्मिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक आदि सभी क्षेत्रों में परस्पर विरोधी तत्व दिखाई देते हैं। ऐसी स्थिति में किसी एक विशेष तत्व को ध्यान में रखकर इसका नाम निर्धारित कर देना उचित नहीं दिखता, है ना। मगर देखिए, आदिकाल और वीरगाथा काल, ये 2 नाम तो फेमस हैं ही, क्योंकि मुख्य व्यक्तियों ने इन 2 नामों को चुना था। परंतु इसके बावजूद भी काफ़ी सारे ऐसे नाम हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस है। मतलब फेमस से मतलब नहीं है, मगर काफ़ी सारे रचनाकारों ने उन नामों को रखा है और या प्रस्तावित किया था, है ना। ये कोई आधिकारिक नाम नहीं है, चूँकि शासन या ऐसा अन्य कोई हिंदी साहित्य में दुर्भाग्य से हमें ऐसा कोई विशेष कुछ देखने को नहीं मिलता है जो ये डिसाइड करे, है ना। मगर फिर भी जो डिसाइड किया जाता है वो प्रमुख रचयिताओं के द्वारा डिसाइड किया जाता था। उसी आधार पर आदिकाल और वीरगाथा काल नाम है, परंतु अन्य नाम भी शामिल हैं, जानते हैं उनके बारे में। देखिए, वीरगाथा काल, ये जो नाम है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा रखा गया, जबकि आचार्य हजारी प्रसाद ने इसका नाम आदिकाल रखा। जॉर्ज ग्रियर्सन, नाम आपने सुना होगा, हाँ जी, हिंदी साहित्य, इन्होंने इसका नाम चारण काल रखा। क्यों चारण काल? वही कारण था, चारण कवि, आगे जान लेंगे उनके बारे में, चारण कवियों के कारण। साथ ही डॉक्टर राजकुमार वर्मा ने इसका नाम संधि काल और चारण काल दोनों ही मान्य किए, इन्होंने संधि काल भी रखा था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल, जबकि राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल इसका नाम रखा था। सबके अलग अलग कारण थे, अलग अलग तर्क सभी के थे, आप जान सकते हैं उनको भी। हाँ, जानना वो भी आवश्यक है, मगर बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा, फिर भी, है ना, जितना ज़्यादा डीप में जा सके जाना चाहिए। मित्र बंधु ने पूर्व प्रारंभिक काल नाम रखा। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने शून्य काल, धीरेन्द्र वर्मा और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इसका नाम अपभ्रंश काल, अपभ्रंश का भाषा के कारण। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल, वही वीरगाथा या अथवा वीर काल, है ना, हाँ, अंतर है फिर भी। राम शंकर शुक्ल रसाल ने बाल्यावस्था काल, मोहन अवस्थी और सुमन राजे ने आधार काल तथा पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने अंधकार काल, ऐसे नाम इसके रखे गए थे। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर हमें ऐसा लग रहा है कि केवल आदिकाल ही नाम है,
अथवा वीरगाथा काल, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और ये तो केवल जो अभी प्रमुख है, प्रसिद्ध हैं, उन्हीं के बारे में बताया है, अन्य लोगों ने अन्य नाम भी रखे थे, परंतु हाँ, कंफ्यूज मत होइए, आदिकाल ही मुख्य है। आगे बढ़ते हैं। अब ये आ गई साहित्यिक विशेषताएं, बहुत सारी हैं इस वीडियो में, है ना। सबसे पहली, वीर रस की प्रधानता। रासो ग्रंथों में यद्यपि सभी रसों का समावेश हुआ है, जो रासो ग्रंथ आदिकाल के द्वारा रचित हैं उसमें यद्यपि सभी रसों की प्रधानता है, सभी रसों का समावेश है, तथापि वीर रस से युक्त रचनाएं इस युग में सर्वाधिक लिखी गई हैं। सबसे ज़्यादा वीर रस, चूंकि युद्धों का वर्णन था तब, यही कारण है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल कहा। इस काल के लेखक राजाओं पर निर्भर थे, इसीलिए उन्हें कई बार ना चाहते हुए भी राजा की वीरता व महानता को बढ़ा चढ़ाकर वर्णित करना पड़ता था, जिससे राजा प्रसन्न होकर उन्हें प्रोत्साहन राशि दें। और इस युग में गहरवार, चौहाल, चंदेल, परिहार, सोलंकी आदि राजा आपस में लड़ाई करते रहते थे। युद्ध करना ही एकमात्र धर्म बन गया था। ये बात सच है कि हर्षवर्धन सम्राट की मृत्यु के बाद में ये बहुत ज़्यादा चलने लग गया था, यूनिटी पूरी टूट गई थी, और ऐसे में ही कवियों को और ज़्यादा प्रोत्साहन मिला और हिंदी साहित्य का विकास देखने को मिला। इस काल में विदेशी आक्रमण के कारण निरंतर युद्ध हुआ करते थे, ये भी कारण था, इसीलिए भी काल में वीर रसात्मक ग्रंथों का आधिक्य है। और इन वीर रसात्मक ग्रंथों के कुछ उदाहरण हैं पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, हम्मीर रासो, बीसल देव रासो या आदि। तो रासो ग्रंथ इन्हें कहते हैं, और सभी रसों का समावेश है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े हैं, है ना। वो भी आगे है शायद वीडियो में, तो फिर भी, है ना, मुख्यतः वीर रस की ही इसमें प्रधानता देखने को मिलेगी आपको, विशेष तौर पर रासो ये जो ग्रंथ हैं उनमें। आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी, युद्ध वर्णन में सजीवता। युद्धों का वर्णन होता था, मगर एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जानेंगे। रासो ग्रंथों में किए गए युद्ध वर्णन अत्यंत सजीव प्रतीत होते हैं, है ना। इन काव्य ग्रंथों में जहाँ जहाँ युद्ध वर्णन का प्रसंग है, वहाँ वहाँ ऐसा प्रतीत होता है जैसे कवि युद्ध को आंखों देखा हाल सुना रहा हो युद्ध का। इन युग के चारण कवि कलम के ही नहीं, तलवार के भी धनी थे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्यों? इसीलिए ये अवसर पड़ने पर जो है, ये अपने अपने आश्रयदाता के साथ, जो राजा थे उनके साथ रण क्षेत्र में जाकर युद्ध भी लड़ते थे। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंटरेस्टिंग फैक्ट है। युद्ध के दृश्यों को उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, अतः इन युद्ध वर्णनों में जो कुछ भी कहा गया है वह अपनी वास्तविक अनुभूति वो दर्शा रहे हैं। इन कवियों ने केवल सैन्य बल का ही नहीं, बल्कि योद्धाओं की मनोदशाओं, उमंगों और क्रियाकलापों का भी बहुत सुंदर वर्णन किया है। वास्तव में पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि बिल्कुल आपके आमने सामने वही चीज़ें चल रही हैं, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हमने बताई कि इस युग के कवि, चारण कवि जो थे, कलम के ही नहीं तलवार के भी धनी थे। बहुत सच्ची बात लिखी हुई है, ठीक है। तो इस प्रकार की लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं। आगे है प्रामाणिकता का अभाव। जी हाँ, इस काल की रचनाओं में प्रामाणिकता का अभाव भी देखने को मिला है, क्योंकि अधिकांश रासो काव्यों की प्रामाणिकता संदिग्ध है। पृथ्वीराज रासो, जो इस काल की प्रमुख रचना बताई जाती है, वह भी ऐसा मानना है, ऐसे कुछ तर्क हैं कि अप्रामाणिक है। क्यों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इस स्टेटमेंट को हम कोट कर रहे हैं। इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं है कि ये पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। यह हो सकता है कि इसमें इधर उधर कुछ पद्य चंद के भी बिखरे हों, पर उनका पता लगाना असंभव है। यदि यह ग्रंथ किसी समसामयिक कवि का रचा होता तो इसमें कुछ थोड़े से अंश ही पीछे से मिले होते, तो घटनाएं और कुछ संबंध तो ठीक होते। तो कहीं ना कहीं प्रामाणिकता की कमी देखने को मिली है, और रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा दिया गया है तर्क तो वास्तव में सही भी प्रतीत हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगली विशेषता है श्रृंगार रस की प्रधानता। इस काल में वीर रस की प्रधानता तो थी ही, मगर उसके साथ साथ श्रृंगार रस का भी सुंदर प्रयोग हुआ है। इस युग में कई युद्ध सुंदर राजकुमारियों से विवाह करने के उद्देश्य से भी लड़े जाते थे, है ना। अतः श्रृंगार रस के भावपूर्ण वर्णनों का समावेश इन काव्य ग्रंथों में होना स्वाभाविक है। इन युग के कवियों ने राजकुमारियों
के स्वप्निल सौंदर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन नखशिख परिपाटी पर किया है। इन वर्णनों से प्रसन्न होकर जो है राजा अक्सर कवियों को पुरस्कृत किया करते थे। नायिका के सुंदर रूप के साथ साथ उन्हें वह संधि का भी सुंदर वर्णन रासो ग्रंथों में किया गया है। बीसल देव रासों में संयोग वियोग दोनों श्रृंगार रूपों का सुंदर प्रयोग हुआ है। आगे बढ़ते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण जो आप बहुत समय से स्कूल से पढ़ते आ रहे होंगे, आश्रयदाताओं की प्रशंसा। चारण कवि आप सुन रहे हैं, अब जान लीजिए। देखिए, आदिकाल के अधिकांश कवि राजाओं व सामंतों के आश्रय में ही रहा करते थे। वे रचयिता चारण कहे जाते थे। जो रचयिता आश्रय में रह करके रचनाएं लिखते थे उन्हें चारण कहा जाता था। जो अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में काव्य रचना कर इसी को अपना परम कर्तव्य समझते थे। अपने आश्रयदाता की श्रेष्ठता एवं प्रतिपक्षी राजा की हीनता का वर्णन अतिशयोक्ति में करना इन चारण कवियों की प्रमुख विशेषता थी। इन कवियों का आम जन से कोई विशेष लगाव नहीं था। जनता से रचना का संबंध सिर्फ श्रोता का रह गया था। प्रत्येक रचना राजा को खुश करने के लिए की जाती थी। जनता के कष्टों से कवियों का कोई भी लेना देना नहीं रहा था। दरबारी कवि होने के कारण इन कवियों ने आश्रयदाता के शौर्य, यश और वैभव का काल्पनिक के साथ साथ अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया। एक साहित्यिक विशेषता है कि कल्पना बहुत बढ़ गई है ना। अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया। पृथ्वीराज रासो एवं खुमान रासो इसी कोटि के प्रशंसा परक काव्य रचनाएं हैं, जिसमें कवि ने अपने चरित नायक को राम, कृष्ण, युधिष्ठिर और अर्जुन से भी ज़्यादा, मतलब अतिशयोक्ति देखिए, इनसे भी ऊंचा दर्शाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो इसकी विशेषता है वो है अतिशय कल्पना बोध। ये तो हम पूर्व में ही आपको बता चुके हैं। देखिए, इस युग में जो चारण कवि थे वो उनकी रचनाएं तथ्यपरक नहीं थी, कल्पना प्रधानता थी, है ना। ऐतिहासिक पात्र तो इन रचनाओं में थे, मगर इतिहास जो था वो मात्र नाम मात्र का ही था। इन कवियों ने कल्पना का सहारा लेते हुए घटनाओं, नामावलियों, तिथियों तक की कल्पना कर ली। वस्तुतः इन रासो काव्यों में संभावना और कल्पना पर अधिक बल दिया गया और तथ्यों पर कम। अपने आश्रयदाताओं की वीरता का काल्पनिक वर्णन करने में इन्होंने अतिशयोक्ति का सहारा लिया, हम पूर्व में भी बता चुके हैं, और इसी क्रम में ऐतिहासिक सत्य की अवहेलना भी कर दी। इन वीर गाथाओं को इसी कारण से काल्पनिक कथा युक्त रचनाएं कहना अधिक तर्कसंगत प्रतीत होता है। हमने ये बात आपको बता दी है ना। साथ ही एक अंतिम जो विशेषता है वो है विविध छंदों एवं अलंकारों का प्रतीक। इस युग के ग्रंथों में छंदों की विविधता स्पष्ट परिलक्षित होती है। छंदों की यह विविधता हिंदी के न तो परिवर्ती साहित्य में मिलती है न पूर्ववर्ती साहित्य में। दोहा, गाथा, तोमर, तोटक, रोला, सातक, कुंडलियाँ, उल्लाला, है ना, आदि इस युग के प्रचलित छंद हैं। इन छंदों का प्रयोग जो है मात्र कलात्मकता या चमत्कार प्रदर्शन के लिए न होकर भाव प्रकाशन के लिए भी किया जाता था, है ना। तो पृथ्वीराज रासो में तो 10,000 से अधिक छंद हैं। सोचिए, इस युग की रचनाओं में अतिशयोक्ति अलंकार की बहुधा जो है प्रयोग है। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा का भी चित्रण है और इन काव्य ग्रंथों में जो है वो मिलता है। सौंदर्य चित्रण जो है इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग बहुधा हुआ है ना। तो ये जो बातें थी, इससे आप समझ गए कि कितना ज़रूरी टॉपिक है, और मतलब एक पार्ट में तो बता पाना संभव है ही नहीं। इसीलिए ये था हमारा पार्ट 1। जल्द ही पार्ट 2 चैनल पर अपलोड होगा। अब आप जब भी वीडियो देख रहे हैं तो उस पर ये निर्भर करता है। बाकी आप अंत तक जुड़े रहिए, इसके लिए आपको बधाई। आपने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत आसानी से कवर किया, है ना। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। जो भी फीडबैक हो प्लीज़ बताइए। मिलेंगे अपन अगले वीडियो में ढेर सारी जानकारी के साथ। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।